हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट 2, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीरीज चली हुई है हमारी दिसंबर 2019 का। और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर और दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और ये जो मेरी सीरीज है किस किस के लिए बेनिफिशियल होगी? ये होगी जो बच्चे नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल पे सेट होता है। ये पीएचडी एंट्रेंस, जीयू एंट्रेंस, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एंड एचएसएससी पीजीटी स्क्रीनिंग, इन सब के लिए मेरी सीरीज काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्योंकि अगर जो जिस बच्चे का नेट क्वालिफाई है और जो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा है, वो इनके जो वैल्यू को काफ़ी अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसने नेट क्वालिफाई किया है। और जो नेट क्वालिफाई बंदा है वो उसको हर स्ट्रेटजी पता होता है नेट कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो मैं खुद भी नेट क्वालिफाइड हूँ, तो इसकी महत्व को देखते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए जी, आज की सीरीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मैं लेके आ रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए जी, आज की सीरीज हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर इज इन द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्या पूछा है जी इन्होंने, कौन से जो करेक्टर हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे हैं। मीन्स करेक्टर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। करेक्टर को कैसे लगाएंगे? करेक्टर को ऐसे लगाएंगे, जो करेक्टर है जिस भी वर्क का है। मीन्स अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन में अंकल टोबी, ये कहाँ से है जी? अंकल टोबी आता है ट्रिस्ट्रम सैंडी। तो ट्रिस्ट्रम सैंडी लॉरेंस स्टर्न का वर्क है। उसकी पब्लिकेशन डेट क्या है? उस इस टाइप से मीन जो करेक्टर जिस वर्क में आता है उस वर्क की हमें पब्लिकेशन डेट देखनी है और उसको ऐसे ही सीक्वेंस में लगाते जाना है। ठीक है जी, चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंकल टोबी, हमारा जो लॉरेंस स्टर्न है, ये हमारा, चलिए हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जी, ये इसका फुल टाइटल है द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम सैंडी जेंटलमैन। ये फुल टाइटल है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी पब्लिकेशन डेट है 1759 से 1767। ठीक है जी। और फिर हमारा आता है रॉबिन्सन क्रूजो। इसमें 1719 में पब्लिकेशन है इसकी। किसका वर्क है रॉबिन्सन क्रूजो? डेनियल डफ का। और हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका वर्क है ये? नहीं, कब पब्लिकेशन किस कब है ये? 1861। और ये चार्ल्स डिकिंस का नोवेल है। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है पिप होता है। ठीक है, चलिए हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, तो हमारा सबसे पहले कौन सा वर्क आएगा? हमारा जो सबसे पहले है 1791, 1719। तो ये जो ये है, एक मिनट, देखिए जी, ये जो ट्रिस्ट्रम सैंडी है इसकी पब्लिकेशन ये है। सबसे पहले हमारा रॉबिन्सन क्रूजो आएगा। इसमें एक करेक्टर होता है मैन फ्राइडे। रॉबिन्सन क्रूजो ये वाला, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैन फ्राइडे और कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे मैन फ्राइडे कौन होता है? जो रॉबिन्सन क्रूजो होता है, एक आइसोलेटेड आइसलैंड पे फंस जाता है ना, वहां पे उसको एक मैन मिलता है, उसका नाम फ्राइडे रखता था। और क्यों रखता है? क्योंकि वो उसको फ्राइडे के दिन मिला था। ठीक है जी, तो ये कब पब्लिश हुआ था ये वर्क? 1719। फिर हमारा आता है अंकल टोबी। अंकल टोबी ट्रिस्ट्रम सैंडी का अंकल होता है। ये वर्क हमने डिस्कस कर लिया, इसकी पब्लिकेशन डेट। फिर आता है मिस हैविसहैम। एक मिनट, शायद कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, क्योंकि ये स्टीफन डेडलस होता है, जो ये उलेसी वर्क है जेम्स जोइस का, उसमें आता है। और इसकी पब्लिकेशन डेट है 1922। और ये मिस हैविसहैम, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 1861, शायद यही था ना? हाँ जी, 1861 है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ। 1791 में हमारा कौन सा वर्क आया है? रॉबिन्सन क्रूजो। फिर हमारा आता है ट्रिस्ट्रम सैंडी। फिर हमारा आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। और फिर हमारा उलेसी जेम्स जोइस का। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो मिस हैविसहैम होती हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है पिप, उसमें इसका रिलेशनशिप है पिप के साथ। लेकिन ये लेडी कौन होती है? ये जो इसके हस्बैंड नहीं, जब इनकी शादी होने वाली थी, जो इनका दूल्हा था, इनको छोड़ के चला जाता है। और ये पूरे जो वर्क चलता है, पूरा एक ब्राइडल जो ड्रेस पहने हुए, पूरी मीन्स पूरे वर्क में इस टाइप से इसकी ड्रेसेस होती है। ठीक है,
ये मस्ट रीड वर्क हैं सभी, इनको रीड करना है, इनके इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को अपनी एक नोटबुक लगानी है और उसमें करते बना एक करेक्टर ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ बनाते चलना है। इंपॉर्टेंट वर्क है जी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following has written a series of the poem entitled, ये जो पोइम है ये किसने लिखी है, वेरी इंडियन पोइम इन इंडियन इंग्लिश। ये वर्क है जी हमारा निसिम इज़किल, जो एक इंडियन राइटर थे, ठीक है जी। इस पोइम में ये एक टिपिकल मिडिल क्लास जो इंडियन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा है। जैसे हम क्या मानते हैं, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं हम अपने जो लाइफ स्टाइल होता है उसको ही बेटर मानते हैं, अपनी कंट्री को बेटर मानते हैं, जो हमारे जो खाना पीना है उसको अच्छा मानते हैं। तो उस टाइप से सोचते हुए ये बोलता है, ये जो गांधीयन फिलोसफी है, महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी जी है, उनकी जो फिलोसफी थी अहिंसा, उसको अपनाने की बात करते हैं। और अपने जो ये जो वेस्टर्न जो वाइन होती है, जो शराब होती है, उसकी कंपैरिजन हमारी लस्सी से करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। ये ओपनिंग लाइन है जी पोइम की, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस वाई वर्ल्ड इज फाइटिंग एंड फाइटिंग वाइल, मीन्स ये क्या कह रहा है, मैं एक शांति के लिए खड़ा हूँ, नॉन वायलेंस होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, मीन्स हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम गांधीयन फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, क्वेश्चन में चलते हैं, इसका ऑप्शन 22 का आंसर राइट कौन सा होएगा जी, ऑप्शन थर्ड इज द राइट। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, जो बचे हुए राइटर हैं, विक्रम सेठ, अरुण कोलेटकर और केकी दारूवाला, ये जी साहित्य अकादमी अवार्ड इन्होंने जीते हैं और इम्पोर्टेंट है जी। और किस वर्क के लिए जीते हैं, ये आपका जो टास्क है आपको खुद करना है, ठीक है। विक्रम सेठ का मैं बता देती हूँ, द गोल्डन गेट है, वहां पे इसकी स्टोरी, इन सबकी स्टोरी याद करनी है। ये जो है ना, अरुण कोलेटकर हैं, केकी दारूवाला है और ये जो विक्रम सेठ है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और किस वर्क के लिए मिला था, ये आपको खुद सर्च करने हैं और मस्ट रीड हैं जी। क्योंकि स्मार्ट स्टडी, मेरे जैसे मैं बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी ऐसे नहीं करनी कि हम इंडियन लिटरेचर पे चले गए और वहां पे जाके पूरा इंडियन लिटरेचर को खंगालने लग गए और पढ़ने लगे पता नहीं क्या, नहीं। सिर्फ हमें वही करना है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका होमवर्क है, ये तीनों जो इंडियन राइटर हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी हम क्योंकि क्या होता है, हर चीज़ हमें वीडियो में डिस्कस नहीं की जा सकती, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हमारा चलिए 23rd क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु मेड द रिमार्क ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। ये जो कोटेशन दी है ये किसकी है, ये है जी हमारी इज़रा पोंड, ठीक है। ये इज़रा पोंड की इज़रा पोंड है, जो ये थे टीएस इलियट ने इन्होंने अपना इसको गुरु माना है और इसके बारे में बोला है टीएस इलियट ने, बेटर क्राफ्ट्समैन, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश में कन्वर्जन है, इन्होंने इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला था, इल फेब्रो मैब्रो कुछ इस टाइप से बोला था, तो उसका ट्रांसलेशन क्या होती है, बेटर क्राफ्ट्समैन। किसने बोला था, इज़रा पोंड के लिए टीएस इलियट ने बोला था और ये इनको गुरु मानते हैं, ठीक है। चलिए दोबारा से अपने ऑप्शन पे आते हैं, इज़रा पोंड के बारे में बात करते हैं। ये जो कोटेशन दी है वो कहाँ पे दी है, इस वर्क में दी है जी, एबीसी ऑफ रीडिंग, और ये कब पब्लिश हुआ, 1934 में। देखिए मैं हमेशा एक तो सबटाइटल इंपॉर्टेंट बताती हूँ और एक पब्लिकेशन डेट। आप सोचोगे कैसे याद करेंगे, हमें अगर नेट क्वालिफाई करना है तो हमें ये चीज़ें तो याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सबटाइटल जो होता है किसी भी वर्क का या पब्लिकेशन डेट होती है, यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और ये जो हम फिर सोचते हैं अरे कितना टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जब हम दोबारा से अपनी बात पे आते हैं, तो ये एबीसी ऑफ रीडिंग है जो वर्क है, इसमें ये बताता है, ये इज़रा पोंड ये बताने की कोशिश करता है कि हम किसी पोइट्री या किसी लिटरेचर को कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर एक टाइप से ये जो इसका वर्क है एक गाइड बुक टू राइटिंग पोइट्री, एक गाइड बुक है, हम पोइट्री किस टाइप से लिखनी चाहिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है पैराबल ऑफ सनफिश, इंपॉर्टेंट है जी, पैराबल ऑफ सनफिश से स्टार्ट होती है और जो एंडिंग कहाँ पे होती है, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री पे। और ये 3 मंत्रा बताता है एक अच्छी पोइट्री लिखने के लिए। कौन सी 3 पोइट्री हैं, ये पेनोपिया, मेलोपिया और लोगोफिया, ये इंपॉर्टेंट है जी, कभी भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। मीन्स ये समझ लो
कि ये मैंने ये बता दिया, ये आगे किसी ना किसी एग्जाम मीन्स किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको इनको सर्च करना और पढ़ना। ठीक है, चलो मैं हल्का सा बता देती हूँ। पेनोपिया क्या होता है, जब हम अपनी पोइट्री के थ्रू कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। जब जैसे हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं ना, एजरा पॉइंट की लगा लीजिए, इसकी जब भी हम पोइट्री पढ़ेंगे तो कोई ना कोई इमेज उभर के आती है। ठीक है, जो पोइट्री हमारे माइंड में कोई इमेज, विजुअल आर्ट, कोई ऑब्जेक्ट को एज ए इमेजिनेशन के रूप में कोई आर्ट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और फिर अगर मेलोपिया की बात करूं मैं, मेलोपिया यहाँ पे वर्ड जो होता है उसका, जैसे पोइट्री में होता है ना, वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उसका वर्ड लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, इमोशनल मीनिंग कुछ और निकल के आता है। ठीक है, साउंड और राइम में इमोशनली अटैच होते हैं। ठीक है, इनको ट्रांसलेट करना इजरापोन ने बताया है काफी मुश्किल होता है। लोगोपिया क्या है, इन दोनों का जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों का मिक्सअप है जी। ठीक है, क्या क्या समझ आया यहाँ से? ये है जी क्या, इसमें पेनोपिया में क्या होता है, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, और यहाँ पे क्या होता है, वर्ड लिटरली मीनिंग कुछ और होता है, इमोशनली मीनिंग कुछ और होता है। ये लेगोपिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जी। ठीक है, यहाँ से इतना ही। चलिए हम दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से ऑप्शन का पता चल गया। टी एस इलियट की बात करें तो इनका वर्क इंपॉर्टेंट है जी, द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं, जो हमारे जो नोबेल प्राइज विनर हैं, जो सबसे पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और किसके लिए, गीतांजलि वर्क के लिए। ठीक है, और डब्ल्यू बी ईट्स, ये आयरिश पोइट है, इनका राइजिंग वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। जो मोडगोने इनकी लवर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही डिस्कस किया जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, हमारा 24th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइलिश फीचर्स कैरेक्टराइज स्पोकन डिस्कर्स है जी, यहाँ पे डिस्कोर्स। ठीक है, तो ये स्टाइलिस्टिक, हमारे स्पोकन डिस्कोर्स में स्टाइलिस्टिक फीचर्स कौन सी हैं? ये हमारा जी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा अब इसमें, सी एंड डी, तुम्हारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following are associated with jazz age? जो हमारी जैज एज है, ये क्या है, ये एक यूरोपियन और अफ्रीकन जो म्यूजिक है उसका कम्बिनेशन है। ठीक है, और जैज एज मीन्स इसको ये जज म्यूजिक से निकला है, जज म्यूजिक वहां से आया है। और यहाँ पे इसके ऑप्शन में कंफ्यूजन है जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन स्कॉट फिट्जराल्ड ये है, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, जो जजेज है जज म्यूजिक, इन्होंने कॉइन किया था, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो ये सिर्फ एफ स्कॉट फिट्जराल्ड है इसका ऑप्शन। और इसका जो अगर मैं बात करूं तो इस एफ स्कॉट फिट्जराल्ड है, जो इनका वर्क कौन सा होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है जी इनका इंपॉर्टेंट ग्रेट गैट्सबी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं जज एज के बारे में बता देती हूँ, यहाँ ऑप्शन में कंफ्यूजन है। देखिए जी जज एज क्या थी, ये 1920s और 30s के आसपास डेवलप हुई थी, और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ ये किसका कम्बिनेशन था, अफ्रीकन और यूरोपियन म्यूजिक का कम्बिनेशन था। और कहाँ पे ये कॉइन हुई थी, ओरिजिनेट कहाँ पे हुई थी, न्यू ऑरलियंस में ओरिजिनेट होती है। इसको रोरिंग 20s भी बोला गया, क्योंकि 1920s के आसपास हुई थी ना ये, यहाँ से बस इतना ही। ठीक है, इसको रोरिंग 20 बोला जाता है, इसके कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई और ये किस किस का कम्बिनेशन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज आर। जो ब्रिटिश कल्चरल स्टडी में जो इम्पोर्टेंट फिगर्स कौन से हैं, मीन्स राइटर कौन से हैं, तो हमारे जो फर्स्ट 3 राइटर हैं जी वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये चारों के चारों कल्चरल स्टडी से जुड़े हुए, लेकिन ये कौन थे, लॉरेंस ग्रोसबर्ग, ये अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन कल्चरल स्टडी से रिलेटेड है। और ये अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन कैसे बना है, तो देखिए जी कैसे बना है, ये जो तीनों राइटर हैं स्टुअर्ट हल, रिचर्ड होगार्ट और रेमंड विलियम्स, इन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश कल्चरल स्टडी नाम से एक स्कूल ओपन किया था, और जिसको क्या भी बोला, जिसका अदर नेम क्या था, बर्मिंगहैम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज। और कब ओपन हुआ था, 1964 में। इंपॉर्टेंट है जी, अब तो ये पूछा गया है ये ब्रिटिश कल्चरल स्टडी से रिलेटेड कौन से
राइटर है। नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन सा स्कूल ओपन किया था, कौन सा स्कूल फाउंड किया था। और जो आज जो प्रेजेंट जो टाइम है, उस टाइम में क्या इसका नाम क्या है, बर्मिंगहैम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडी का नेम क्या है, CCI मीन्स सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, याद कर लेना। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको ये तीन ऑप्शन क्यों आए हैं और ये क्यों नहीं आया। पता है क्या होता है, मेरा कुछ मेथड अलग है क्वेश्चन सोल्व करने का, कि मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन के चारों ऑप्शन डिस्कस किए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा सेट होता है यहीं से सेट होता है, पेपर से ही हमारा नेक्स्ट पेपर सेट होता है। अगर हम इसमें अगर मैं इन चारों ऑप्शन की बात ना करूं तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, वो अगर स्कूल का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये होती है जी हमारी स्मार्ट स्टडी। क्या होती है, जो क्वेश्चन अभी पूछा गया, सिर्फ छोटी सी बात पूछी गई, ब्रिटिश कल्चरल स्टडी से रिलेटेड कौन से हैं, लेकिन ये क्यों रिलेटेड है। ठीक है, हम क्वेश्चन तो याद कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पेपर में बैठेंगे हम गलत ऑप्शन पे टिक करेंगे, हमें ये ऑप्शन ऐसे याद नहीं रहते, हमें रीजन निकालना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन टिक कर पाएंगे और उससे एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। ये होती है स्मार्ट स्टडी। अदरवाइज लगे रहो कंसेप्ट में, थियोरी में, फिर ऐसे ही होगा, 3-3-4 साल तक लगे रहना और 1-1 2-2 मार्क्स से चूकते रहना। ये फिर और कुछ बच्चे अपना स्मार्ट स्टडी करके क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या तो JRF लगा लेते हैं या फिर अपना नेट क्वालिफाई कर जाते हैं। ये होता है उनमें डिफरेंस स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क में। चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द टू फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स। ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव्स पूछे गए हैं, कौन से हैं, इनमें है जी हमारा मिटलेस डे, कौन सा, मिटलेस डे एंड प्रिजन एंड चॉकलेट केक। ये है जी हमारे ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए जी ऑप्शन कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड मींस B एंड C, हमारा B एंड C, यहाँ पे C होगा। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये मिटलेस डे किसका वर्क है, सारा सुलेरी। ये कौन है, पाकिस्तानी राइटर है, और ये वुमेन की सिचुएशन दिखाती है पाकिस्तानी कल्चर में किस टाइप से हैं, अपनी लाइफ के थ्रू, अपनी फैमिली की डिस्क्रिप्शन देते हुए ये सब ऐसे बताते चलती हैं। और प्रिजन एंड चॉकलेट वर्क किसका है, ये है जी हमारा नैनेत्रा सहगल। और ये नैनेत्रा सहगल कौन थे, ये नैनेत्रा सहगल थी जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, उनकी जो बेटी होती हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी बेटी होती है ये। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी होती है विजय लक्ष्मी पंडित, उसकी बेटी नैनेत्रा सहगल, उनका वर्क है जी। और ये इस वर्क में क्या बताती हैं, ऑटोबायोग्राफिकल, हमारे जो फैमिली ने किस टाइप से सेक्रीफाइस किया है देश को स्वतंत्रता दिलाने में। ठीक है, ये इतना, यहाँ से इतना ही है, बस यही है। नैनेत्रा सहगल एक बुकर प्राइज विनर हैं और इनका जो रिच लाइक अस इस वर्क के लिए इनको बुकर प्राइज नहीं, सॉरी, वो साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए मिला है, रिच लाइक अस। ठीक है, ये दोनों वर्क आप थोड़ा सा रीड कर लेना। कांथापुरा की बात करूं तो ये है जी राजा राव, इनका वर्क है। अगर मैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात करूं तो अरुंधति रॉय। और जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में दो ट्विंस होते हैं, कौन कौन, आस्था एंड राहेल, ये ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। आस्था बॉय होता है, राहेल गर्ल होती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से इतना ही। हमारा 29th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच 2 एक्टर बिलोंग टू द एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड से के कौन से एक्टर पूछे गए हैं। ठीक है, एक्टर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहले थिएटर पे क्वेश्चन बने हैं। अगर हमने थिएटर पढ़ लिया, अगर थिएटर पढ़ेंगे तो वहाँ एक्टर्स भी देखेंगे और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन डेवलप हुआ है। तो आप स्ट्रेटजी धीरे धीरे समझ जाओगे अगर मेरी क्वेश्चन सीरीज देखते हो। तो हमारा ये जो फर्स्ट और सेकंड क्या है जी, फर्स्ट और सेकंड हमारे एलिजाबेथन पीरियड के एक्टर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, A एंड B, हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट। ठीक है, और ये रिचर्ड बारबेज कौन है, जो शेक्सपियर का वर्क होता है, जो 4 ट्रेजेडी है ना शेक्सपियर की, और मैं ट्रिक से बताती हूँ हमेशा, होकम, HOKM, होकम से H से क्या बनेगा, हेमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर और M से मैकबेथ। इसमें इन्होंने लीडिंग रोल किया है, प्रोटैगनिस्ट हुए हैं चारों की चारों ट्रेजेडी में। ठीक है, इसको याद, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो लीडिंग रोल किया है कौन सा था, वो एक्टर कौन थे। ठीक है, अगर मैं विलियम कैम्प की बात करूं, हाँ अगर मैं बात करूं ये दोनों क्यों पूछे गए हैं, क्योंकि ये दोनों है ना, जो दोनों एक्टर हैं ये एक चैम्बरलिन्स जो मैन होते हैं, चलिए इसके बारे में, चैम्बरलिन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, ठीक है, एक कंपनी थी, ठीक है, और कब ये बनी थी, अराउंड 1594 के अराउंड बनी थी, शायद यहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ, 1594 शायद यही इसी के आसपास बनी थी। तो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन है, उसकी एक कंपनी होती थी, वहां पे ये दोनों एक्टर होते थे और ये शेक्सपियर के वर्क से रिलेटेड है काफी। और फिर बाद में 1603 में क्या होता है, इसका नाम जेम्स फर्स्ट आते हैं, जब 1603 में जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं ना, एलिजाबेथन पीरियड के बाद जब जैकोबियन एज स्टार्ट होती है, तो वो इसका नाम किंग्स मैन रख देते हैं। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट है जी, क्या ये कंपनी थी, इसका नाम 1603 में किंग्स मैन हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट, देखिए जी हमारा 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेल्स एंड पिलग्रिम्स आर देयर इन चौसर कैंटरबरी टेल्स। ये इसमें भी ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सेकंड होना चाहिए, लेकिन जो हमारे एनटीए हैं इस इन्होंने दोनों को, सेकंड और 3 दोनों को करेक्ट माना है। ठीक है जी, तो इसका ये क्वेश्चन आप देख लेना। हमारा 31st क्वेश्चन देखिए, मैचिंग करना है जी। सबसे पहले हम चलते हैं एक्जेसिस। ये इसका मतलब क्या है, एक्जेसिस का मतलब है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पैसेज। ठीक है, और इन्वेक्टिव क्या होता है, इन्वेक्टिव होता है बिटरली क्रिटिकल अटैक ऑफ समथिंग, मीन्स किसी आदमी को नीचा दिखाना या किसी भी वर्क को या किसी भी चीज को। हैगियोग्राफी क्या होता है, हैगियोग्राफी होती है जो राइटिंग अबाउट सेंट्स। एपोलॉजी क्या होता है, एपोलॉजी का हमें पता है डिफेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या निकला है जी हमारा ऑप्शन, क्योंकि हमें ये तीनों तो पता था, ये लास्ट वाले तो पता होगा लेकिन इनका नहीं पता। ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और ये क्या है, एक क्रिटिसाइजिंग है, दूसरे को नीचा दिखाना। ठीक है, चलिए जी हमारा 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, होमी बाबा, ये भी मैच करने हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट है जी सेविंग द टेक्स्ट, हमारा लोकेशन एंड कल्चर। होमी बाबा का क्या है जी, लोकेशन एंड कल्चर। और फिर आता है जी डिजायर इन लैंग्वेज, ये है जी हमारा जूलिया क्रिस्टेवा। एडवर्ड सैड का है जी कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, और जोफ्री हार्टमैन का है सेविंग टेक्स्ट। ठीक है जी। और ये कहीं से क्वेश्चन नहीं बने हैं, ये एग्जाम से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि वहां पे कभी एक क्वेश्चन, कभी ये वर्क दे देते हैं इसका राइटर बताओ, कभी ये देते हैं, और फिर आखिर में सारों को, सभी को मिला के मैच द फॉलोइंग कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए जी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन वर्क के बारे में। होमी बाबा हैं जो इन्होंने जो इनकी जो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स क्रिएट की हैं, ये पूछ लिया जाता है हाइब्रिडिटी किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे देंगे राइटर्स के, इतना ही पूछते हैं, या फिर थोड़ा सा हाइब्रिडिटी बार बार पूछा जा चुका है, इसकी आगे एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। एम्बिवेलेंस, कल्चरल डिफरेंस, इनिशिएशन, स्टीरियोटाइप, मिमिक्री एंड थर्ड स्पेस। यहाँ से अगर पूरा अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं सिर्फ यहाँ से हाइब्रिडिटी, थर्ड स्पेस और मिमिक्री, एम्बिवेलेंस, ये 4 हैं जी इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा सा देख लेना क्या है ये। ठीक है, बस ज़्यादा अगर ज़्यादा ना कर पाओ तो ये देख लेना, ये होमी बाबा ने दी थी। फिर हमारी बात आती है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ये कलेक्शन ऑफ ऐसे है, क्या है, कलेक्शन ऑफ ऐसे एडवर्ड सैड का, और इन्होंने 3 टर्म्स दी थी, ओसिडेंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म एंड द अदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जी, एडवर्ड सैड से रिलेटेड है। फिर आती है हमारा जी जो जूलिया क्रिस्टेवा है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ये वर्क तो दिया हुआ था, इसकी पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है और इसका सबटाइटल। ठीक है जी, चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which 2 concepts developed by the French sociologist Pierre Bourdieu have become increasingly influential in cultural study? ये जो पियारे बोर्डियू हैं, इन्होंने कौन सी टर्म कॉइन की थी, कौन सी टर्म दी हैं, ये है जी हमारी 2nd एंड 4th, जेनेसिस एंड हैबिटूस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, 2nd एंड बी एंड डी, हमारा ऑप्शन 4th इज द राइट। चलिए जी इनके बारे में बात कर लेते हैं। हैबिटूस क्या है, ये क्या है, एक सोशली इनग्रेन्ड हैबिट एंड स्किल, मीन्स
जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम अनकॉन्शियस लेवल पे वहाँ से हैबिट और स्किल डेवलप मीन्स हैबिट और स्किल हमारे अंदर आती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हम उस सोसाइटी या जिस क्लास से रिलेटेड है या जिस रिलीजन से रिलेटेड है या जिस एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा है या जिस फैमिली के हिस्सा है या हमारा जो प्रोफेशन है, उन सब से हम अपनी हैबिट डेवलप करते रहते हैं और हमें ये अनकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है। और ये कैसे डेवलप करते हैं, ये कैसे मिलता है हमें, इमिटेशन के थ्रू। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता चुकी हूँ। हमारी जो पर्सनैलिटी में है, मीन्स अगर मैं बात करूँ तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारी सोशल क्लास, रिलीजन, प्रोफेशन और एजुकेशन झलकती है। और जीनेसिस का मतलब है जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म या फिर सोशली कंस्ट्रक्टेड मेंटल स्ट्रक्चर। मीन्स हमारे जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो भी हमारे जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट में एक काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में था और आप इसे अच्छे से समझ लेना। हमारा 34th क्वेश्चन फिर दोबारा से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया, जिसकी मैं बात करती हूँ बार बार। तो सबसे पहले आता है जी हमारा इनमें पैराडाइज लॉस्ट। इसकी पब्लिकेशन डेट है जी 1667 से, ये मैं बार बार बताती हूँ, 1671 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट, और इसके 1674 में 12 बुक के साथ। ठीक है, 2 और बुक ऐड कर दी जाती है। और किसका वर्क है ये? जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। अगर मैं डंसियार्ड की बात करूं, ये है जी हमारा अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। ठीक है, और ये कब से कब तक चलता है? 1728 से लेकर ये भी काफी लंबा चलता है। ठीक है, फिर हमारा आता है अलेस्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्या है जी? अलेस्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, और ये किसका वर्क है? ये पीबी शैली का, पीबी शैले, ये हमारे रोमांटिक राइटर आ गए। और कब पब्लिश हुआ था? 1816 में पब्लिश हुआ। 1815 में लिखा गया था, 1816 में पब्लिश होता है। लामिया, ये हमारे जॉन किट, और इस पब्लिकेशन डेट है 1820। ठीक है जी, इनकी पब्लिकेशन डेट याद कर लेना। पैराडाइज लॉस्ट और डंसियार्ड ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी समरी देख लेना, मस्ट रीड वर्क है जी। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी थीम क्या है? फॉल ऑफ मैन है। और इसका पर्पज क्या है? जो जॉन मिल्टन पर्पज क्या लेके चलते हैं? जस्टिफिकेशन ऑफ जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, इस टाइप का ही पर्पज हमारे अलेक्जेंडर पोप ऐसे इन मैन वहां पे लेके चलते हैं। वहां पे क्या होता है? जस्टिफाइंग द वेज ऑफ, नहीं, विंडिकेशन द वेज ऑफ गॉड टू मैन। यहाँ पे जो हमारे जॉन मिल्टन है पैराडाइज लॉस्ट में क्या कहते हैं? जस्टिफाइंग द वेज ऑफ गॉड टू मैन। लेकिन अलेक्जेंडर पोप अपने ऐसे इन क्रिटिसिज्म में क्या बताते हैं? विंडिकेशन द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, इनको दोबारा से देख लेना आप एक बारी समरी जाके। और ये जो अगर मैं बात करूं डंसियार्ड की, सैटारिकल वर्क है। अलेक्जेंडर पोप का तो कोई वर्क ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सैटराइज नहीं किया। किस किस पे है ये? कोलेसीबर और थियोबॉल्ड पे। ठीक है, और ये इनको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? ये फिर दोबारा से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गए। ये क्या है जी? हमारे पीरियोडिकल्स हैं। पीरियोडिकल क्या होते हैं? जो हमारे थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस के बाद पब्लिश होते रहते हैं, या डेली भी होते हैं, कुछ वीकली होते हैं और कुछ थ्राइस ए डे ऐसे चलते हैं। ठीक है, एक सीरीज बता देती हूँ, टी सीरीज। क्या है? छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, TSRI। ठीक है, हालांकि ये 2 लास्ट वाले नहीं है। सबसे पहले टैटलर आएगा, फिर स्पेक्टेटर आएगा, फिर रैम्बलर आएगा और फिर इडलर आएगा। ये दोनों लास्ट वाले वो हमारे सैमुअल जॉनसन उनके वर्क हैं। और अगर मैं बात करूं टैटलर की, ये हमारे जो रिचार्ड स्टीले हैं उनका वर्क है जी। टैटलर है हमारा रिचार्ड स्टीले का वर्क है। 1709 से 1711 तक चला था। इसमें 271 ऐसे होते हैं। और जो स्पेक्टेटर था इसका होता है जी हमारे एडिशन, इसके जो एडिटर होते हैं एडिशन होते हैं। और इसमें कितने ऐसे थे? इसमें 555 थे, इसमें 271 थे। ये कब स्पेक्टेटर कब से कब तक चलता है? ये चलता है हमारा 1711 से 1713 तक। फिर अगर मैं बात करूं एग्जामाइनर, चलिए जी इनके बारे में मैं
आगे दोबारा से यहाँ पे जगह कम पड़ गई ये लिखने के लिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए दोबारा से, ये मैं पब्लिकेशन डेट बता चुकी हूँ। और हाँ, ये टोटल ऐसे थे, और ये इसमें से कंट्रीब्यूशन हुआ था, ये अकेले रिचार्ड स्टीले ने नहीं लिखे थे, सिर्फ इसमें रिचार्ड स्टीले के 188 ऐसे हैं, और जो बच गए हैं वो हमारे एडिशन के हैं, जो बच गए हमारे एडिशन के हैं। रिचार्ड स्टीले के इसमें ओनली 188 ऐसे हैं। अगर मैं स्पेक्टेटर की बात करूं तो इसमें टोटल ऐसे 555, और इसमें एडिशन का है जी, एडिसन ने इसको प्रोड्यूस किया था। ये एडिसन ने इसमें सिर्फ 274 ऐसे लिखे हैं, जो बच गए किसके हैं, वो स्टीले के हैं, रिचार्ड स्टीले के। हाँ, एक और बात बच गई, वो ये जो है ना हमारा टेटलर था, ये थ्राइस ए वीक में 3 बार पब्लिश होता था, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और ये जो स्पेक्टेटर है ये डेली आता था। फिर अगर मैं बात करूं एग्जामाइनर की, इसकी पब्लिकेशन डेट ये है जी, और इसके फाउंडर थे ली एंड जॉन हंट। ये हमारा रोमांटिक पीरियड का पीरियडिकल है। फिर अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टर की, रिफ्लेक्टर एक स्टूडेंट न्यूज़पेपर था, ठीक है। ये पब्लिकेशन डेट 1884 है, ठीक है। चलिए जी, हम दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए बी सी, सीधा यहाँ पे डी होगा, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट। इंपॉर्टेंट है जी पीरियडिकल हमारा 30। दोबारा से फिर आ गई मैगजीन पीरियडिकल्स, इनको मैच कीजिए जी। द रैम्बलर, मैकमिलियन, ये जो द रैम्बलर है ये अभी अभी बता के हटी हूँ, रैम्बलर और इडलर, ये दोनों वर्क हैं जी हमारे सैमुअल जॉनसन के। और जो मैकमिलियन मैगजीन है इसके एडिटर हैं जी डेविड मैसन, जो फर्स्ट एडिटर थे इनके। फिर हमारे आता है द गार्जियन, इसके जो एडिटर हैं रिचार्ड स्टीले, इसकी पब्लिकेशन डेट है जी 1713, ठीक है, 1713 से स्टार्ट होते हैं। और बेंटलेज मैगजीन, इसके चार्ल्स डिकिंस, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। ये इनकी पब्लिकेशन डेट्स हैं, इनको पढ़ लेना, हल्का फुल्का देख लेना। ये बेंटले मैगजीन के बारे में हल्का सा बताया। चलिए 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द कैरेक्टर एरियल एंड एक्सक्लूजन। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। देखना इसमें अगर मैं इसकी में अगर ध्यान से पढ़ा जाए, एरियल में जो एरियल कैरेक्टर होता है किसको किस वर्क में उसका बहिष्कार किया गया है, मीन्स उसको देश निकाला दे दिया गया है। इसमें अगर बात करूं ये तीनों वर्क में आता है जी हमारा एरियल जो है, ये शेक्सपियर का वर्क है, टेम्पेस्ट, पैराडाइज लॉस्ट अभी अभी बताया मैंने, जॉन मिल्टन का है, रेप ऑफ द लॉक किसका है, अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। इन तीनों में एरियल कैरेक्टर आता है। यहाँ पे क्या होता है एरियल सॉरी, यहाँ पे एरियल को कोई बहिष्कार नहीं किया गया, ये एक जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, इसको जो यहाँ पे प्रोस्पेरो जो प्रोटैगनिस्ट होता है इस वर्क का, वो इसको बचाता है एरियल को, यहाँ पे कोई इसका बहिष्कार नहीं हुआ। पैराडाइज लॉस्ट, यहाँ पे जो एरियल होता है, फॉलन एंजल्स होते हैं ना, जिनको जो गॉड है अपने निकाल देता है, सैटर्न, ये सैटर्न के साथ था एरियल, और इनको जो गॉड हैं इन्होंने इसको अपने हेवन से निकाल दिया था, एरियल और सैटर्न को, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है जी मेरे अकॉर्डिंग। रेप ऑफ द लॉक में क्या होता है, जो एरियल होता है एक कॉमिक कैरेक्टर होता है, जो बेलिंडा की लॉक जो हेयर्स लॉक ऑफ हेयर्स उसकी रक्षा करता है। अगर बात की जाए इसमें एरियल नहीं होता, ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है कि एरियल किस वर्क में नहीं आया है, ठीक है। दोनों टाइप से मैं बता चुकी हूँ। अगर पूछा जाए एरियल किस वर्क में उसको देश निकाला दे दिया गया था, वो तो पैराडाइज लॉस्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए किस वर्क में नहीं है, उसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 होगा, इसमें एरियल नहीं है, इन तीनों में एरियल है। और क्या रोल है मैं बता चुकी हूँ। चलिए जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकिंस नॉवेल इज इन, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। फिर कैरेक्टर्स आगे, ठीक है। देखिए जी अगर मैं बात करूं हमारा सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर है, तो प्लीज थोड़ा प्लीज। तो देखिए जी हम एक बारी देख लेते हैं ये कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पे आते हैं किस वर्क में। देखिए जी हमारा पिकविक पेपर है, ये सारे सभी चार्ल्स डिकिंस के वर्क हैं। और ये क्या है पिकविक पेपर, ये इसकी पब्लिकेशन डेट ये है, ये नेथनिल विकल होता है जो इसका जो इसमें एक कैरेक्टर होता है,
इसमें। तो ये नेथनिल विकल किसका करेक्टर है? पिकविक पेपर, और उसकी पब्लिकेशन डेट ये है जी। और ये अदर जो क्या होता है इसमें, पिकविक क्लब बनाते हैं, सैमुअल पिकविक है जो एक पिकविक क्लब बनाते हैं, और राइटर्स का क्लब है। और क्या कहते हैं, 3 जो कुछ मेंबर्स को हम इंग्लैंड के लिए सैर के लिए भेजेंगे, और वहां से कुछ स्टोरी कलेक्ट करके लाएंगे और अपना नावल क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ वो स्टोरी शेयर करेंगे। और वो 3 आदमी कौन जाते हैं? एक नेथनिल विकिल होता है, अगस्टन स्नोडग्रेस होता है, ट्रेसी स्टॉपमैन होता है, और जो सैम वेलर होता है, क्या होता है इसका? सैमुअल पिकविक का वैलेट, एक नौकर होता है। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं। इसका जी ये जो सब टाइटल आज तक नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन डेज 1838 में है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है आर्टफुल, डोडर और फैगिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी ये। फिर हमारा आता है डेविड कॉपरफील्ड, इसकी पब्लिकेशन डेट है 1850। और उसके बाद आता है हमारा हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स में कौन है जी? इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जिसका सबटाइटल, और जो इसके करेक्टर्स हैं मिस्टर ग्रैंड ग्रीन, बाउंडर ब्राय जो पूछा गया है, लुइसा और टॉम किसके जो चिल्ड्रन हैं मिस्टर ग्रैंड ग्रीन के, और सीसी जुप्स गर्ल 20। इनको पढ़ना है जी, मस्ट रीड है। मैं इसमें क्या बता सकती हूँ, बहुत ब्रॉड वर्क है सारे, और पढ़ने हैं, मस्ट रीड सारे तो नहीं, तीनों तो जरूर करने हैं। ठीक है चलिए दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पिकविक पेपर में कौन सा आता है? हमारा नेथनिल विकिल, क्योंकि इसकी पब्लिकेशन पहले हुई है ना, तो हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट। फिर मिस्टर मान, ये किस वर्क में आता है? ओलिवर ट्विस्ट में। मिसिज मान कौन होती है? मिसिज मान जो ओलिवर ट्विस्ट की हेल्प करती हैं, लेकिन ये एक नहीं हेल्प नहीं करती, एक सुप्रिटेंडेंट होती हैं, और ये निर्दयी होती हैं काफी। डेविड कॉपरफील्ड इसके बाद, हाँ ये ठीक है जी। फिर मिस्टर बाउंडर बारे। ठीक है, ये किस वर्क में थे जी? हमारे हार्ड टाइम्स में। ठीक है, ये ओलिवर ट्विस्ट, ये डेविड कॉपरफील्ड, इनकी पब्लिकेशन डेट मैं बता चुकी हूँ। तो हमारा ऑप्शन 3 इज द राइट। चलिए जी नेक्स्ट, हमारा लास्ट और 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which 2 principal kind of melancholy are proposed by Robert Burton in volume 3 of Anatomy of Melancholy? कितनी बार रिपीट हुआ है जी ये क्वेश्चन? एटलीस्ट 5 to 6 टाइम तो मैंने ही देखा ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए। ठीक है, तो इसमें बताया गया है किस काइंड ऑफ मेलैंकली की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हो रही है लव एंड रिलीजियस मेलैंकली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। देखिए जी, इसकी पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है जी। देखिए जी, एनाटॉमी ऑफ मेलैंकली किसका वर्क है? रॉबर्ट बर्टन का है। पब्लिकेशन डेट है 1621, अगर पेपर में आता है तो यही इसकी पब्लिकेशन डेट है। लेकिन दोबारा से इसके बाद भी ये काफ़ी टाइम बाद री इशू होता रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आए तो हम इसको लेकर चलेंगे। ये था जी हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। चलिए जी, आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।